नमस्कार। अच्छा, जब भी भारतीय मंदिरों की बात होती है तो दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, उत्तर भारत की नागर शैली या फिर दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली, है ना? पर कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। असल में कहानी तो इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो चलिए, आज वास्तुकला की कुछ ऐसी अनूठी और भूली बिसरी शैलियों की दुनिया में चलते हैं जिन पर अक्सर हमारी नजर नहीं पड़ती। ये सवाल अपने आप में बड़ा मजेदार है ना। मतलब सोचिए, क्या होता है जब दो इतनी बड़ी कलात्मक परंपराएं एक दूसरे से मिलती हैं। भारत का दिल यानी दक्कन का पठार और पूरब के मैदान, ये वो जगह हैं जहां वास्तुकला के कुछ सबसे कमाल के एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। यहीं पर अलग अलग स्टाइल्स आपस में मिली, उनमें बदलाव आए और कुछ एकदम ही नया और शानदार बनकर उभरा। अब आगे बढ़ने से पहले एक मिनट रुककर इन दो बेसिक स्टाइल्स को समझ लेते हैं। देखिए, उत्तर में है नागर शैली, जिसकी पहचान है इसका घुमावदार शिखर, और वहीं दक्षिण में है द्रविड़ शैली, जिसका टावर यानी विमान एक सीढ़ीदार पिरामिड जैसा होता है। बस ये समझ लीजिए कि ये हमारी आज की कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं। तो ठीक है, अपनी इस आर्किटेक्चरल सफर का पहला पड़ाव है दक्कन। ये वो जगह है जहां उत्तर और दक्षिण की कला की दुनियाएं सिर्फ मिली नहीं, बल्कि असल में टकराईं और एक दूसरे में घुल मिल गईं। और इसी टकराव से जन्म हुआ बेसर शैली का। और देखिए, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। ये चालुक्य शासकों के समय में सोच समझकर जानबूझकर किया गया एक फ्यूजन था। नागर और द्रविड़ एलिमेंट्स का एक ऐसा मिश्रण जिसने अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान बनाई। इसे कर्नाटक स्कूल भी कहते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। चालुक्यों ने जिस चीज की शुरुआत की थी ना, होयसल राजवंश ने उसे एक बिल्कुल ही अलग, एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। उन्होंने वेसर शैली को ही बेस बनाया और फिर उसे कुछ ऐसा रूप दिया जो दुनिया ने सच में पहले कभी नहीं देखा था। इनका जो प्लान था ना, वो कमाल का था। सोचिए, सबसे पहले बीच में एक पिलर्स वाला हॉल, फिर उस हॉल के चारों तरफ कई सारे छोटे छोटे मंदिर, और फिर इन सब को एक तारे, एक स्टार की शेप में अरेंज कर दिया जाता था। मतलब जमीन पर बना हुआ एक ज्योमेट्रिकल चमत्कार। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी इतनी बारीक और डिटेल्ड नक्काशी आखिर वो करते कैसे थे? इसका राज छिपा है उस पत्थर में जो वो इस्तेमाल करते थे, नरम सोपस्टोन। देखिए, ये पत्थर जब खदान से नया नया निकलता है तो काफी मुलायम होता है, जिससे कारीगर इस पर गहनों जैसी बारीक डिटेलिंग कर पाते थे। और फिर हवा के संपर्क में आने पर यह धीरे धीरे सख्त हो जाता था। कमाल है ना? चलिए, अब अपना रुख थोड़ा दक्षिण की तरफ करते हैं और देखते हैं कि कैसे विजयनगर और नायक शासकों ने पुरानी परंपराओं को ही लिया और उन्हें एक नए और बहुत ही भव्य ग्रैंड स्केल पे पहुंचा दिया। विजयनगर के जो शासक थे ना, वो एक तरह से ग्रेट सिंथेसाइजर थे। मतलब उन्होंने अलग अलग चीजों को मिलाकर कुछ नया बनाया। उन्होंने चोल, होयसल और पांड्या स्टाइल्स की खूबसूरत सजावट ली, उसे चालुक्यों के मोनोलिथिक यानी एक ही पत्थर से बने पिलर्स के साथ जोड़ा, और तो और इसमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के भी कुछ एलिमेंट्स मिला दिए। और इसी का नतीजा है हम्पी जैसा चमत्कार। विजयनगर के बाद एंट्री होती है नायक स्कूल की, और इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर था, मॉन्यूमेंटल स्केल। मतलब सब कुछ विशाल, सब कुछ भव्य। और ये जो भव्यता है ना, ये आपको हर चीज में दिखेगी, चाहे वो बड़े बड़े प्रकारम यानी गलियारे हों या फिर आसमान को छूते हुए विशाल गोपुरम। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनके आर्किटेक्चर का मकसद ही यही था कि जो भी आए वो बस देखता रह जाए, हैरान हो जाए। तो अब तक हमने दक्कन और दक्षिण की बात की। अब चलिए एकदम पूरब की ओर चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां पत्थर की कमी थी लेकिन लोकल टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। और इन्हीं दो चीजों ने मिलकर आर्किटेक्चर का एक बिल्कुल ही अलग अंदाज तैयार किया। ये कहानी है बंगाल की। यहाँ बंगाल में 8वीं से 12वीं सदी के बीच पाल और सेन राजवंशों के समय एक बिल्कुल नया स्टाइल डेवलप हुआ। अब दिलचस्प बात यह है कि पाल शासक बौद्ध धर्म को मानते थे और सेन शासक हिंदू थे, तो जाहिर है उनके आर्किटेक्चर में भी इन दोनों धर्मों का एक बहुत ही खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है बाकी जगहों से। इस इलाके में पत्थर आसानी से नहीं मिलता था, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो चीज़ इस्तेमाल की जो वहाँ बहुत थी, मिट्टी, पक्की हुई ईंटें और टेरेकोटा। यही उनके मेन बिल्डिंग मटेरियल बन गए। और इसी वजह से इन मंदिरों को वो एक खास, गरम, जमीनी सा रंग मिलता है।
और यहीं से कमाल का उदाहरण मिलता है कि कैसे एक लोकल इनोवेशन एक राष्ट्रीय पहचान बन सकता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है बांग्ला छत। ये एक झुकी हुई कर्व्ड छत होती है जो बंगाल की पारंपरिक झोपड़ियों की छत जैसी दिखती है। और ये डिज़ाइन इतना हिट हुआ कि बाद में मुगल बादशाहों ने भी इसे अपनी इमारतों में खूब इस्तेमाल किया। सोचिए। तो इन सारी अलग अलग शैलियों को देखने के बाद एक बात तो साफ है, ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो समझिए पत्थर में लिखी हुई इतिहास की किताबें हैं। और शायद यही सबसे ज़रूरी बात है। चाहे वो दक्कन का हाइब्रिड स्टाइल हो, दक्षिण का ग्रैंड स्केल हो या फिर बंगाल की मिट्टी की कलाकारी, हर एक मंदिर अपनी एक कहानी कहता है। संस्कृतियों के मेलजोल की कहानी, एक इलाके के गौरव की कहानी और इंसानी क्रिएटिविटी की कहानी। और इन दीवारों के अंदर पौराणिक कथाएं जैसे जिंदा हो उठती हैं। जैसे ये तस्वीर देखिए, शेषनाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु, यानी शेषशायी विष्णु। हर एक मूर्ति, हर एक नक्काशी अपने आप में एक कहानी है, एक सीख है, जिसे सदियों के लिए पत्थर में कैद कर दिया गया है। ये सारी अलग अलग शैलियाँ हमें बस यही याद दिलाती हैं कि भारत की कलात्मक विरासत कितनी गहरी और कितनी विविध है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती हैं कि इन पुराने पत्थरों में ना जाने अभी और कितने राज और कितनी कहानियां छिपी हैं, जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।